एक तो अच्छा जेस्चर है कि ये कहा जा रहा है कि डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, वो कह रहे हैं हो सकता है आज ही मुआहदा हो जाए। लेकिन ईरान का जो रिस्पांस है उसमें ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी नहीं है हमें किसी एग्रीमेंट को रीच करने के लिए। क्या रीडिंग है आपकी? जो एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि 60 दिन की जंगबंदी हो जाएगी, इसके अलावा ऑयल फ़रोख्त करने की परमिशन मिल जाएगी ईरान को। इज़ इट टू एम्बिशियस या आपको लगता है कि कंसेंसस मोस्टली हो चुका है सिवाय एक दो मसाइल के? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए इस वक्त तो ऑप्टिक्स और परसेप्शंस का नैरेटिव चल रहा है। कोई भी साइड ये नहीं चाहती कि वो ऐसा लगे कि वो कमजोर है या पोजीशन ऑफ वीकनेस से कोई मुआहदा करने जा रही है। इसीलिए आपने देखा इवन इसको एग्रीमेंट भी नहीं कहा जा रहा, कोई इसको इंटेंट कह रहा है, कोई इसको एमओयू कह रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी अपनी दोनों साइडों को ये एग्रीमेंट को जो भी इसकी नाम दे ले वो डिफेंड करना भी मुश्किल हो रहा है। और दोनों साइडें ये चाह रही हैं अपने खास तौर पर जो इंटरनल अपनी उनकी पॉलिटिक्स है या अपने फॉलोअरशिप है या उनकी इवन अपोजिशन है दोनों मुल्कों में, वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा परसेप्शन बने कि जंग उस मुल्क ने जीती है और विक्टोरियस वही हैं और दूसरे मुल्क को शिकस्त हुई है। लेकिन ये जाहिर है करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका के लिए जाहिर है बहुत बड़ी अभी भी मिलिट्री पावर है, नंबर 1 मिलिट्री नेवी एयरफोर्स अभी भी उन्हीं के पास है। लेकिन जो टैक्टिकल विन्स होती हैं जैसे वेनेजुएला की उन्होंने की थी वो एक और होती है। लेकिन अगर आप लिंक करें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ या स्ट्रेटेजिक विन जिसको कहते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। बहुत सारी जगहों पर जहां अमेरिका ने वो चीज नहीं किया जब वो चाहते थे इन स्पाइट ऑफ बिगेस्ट मिलिट्री, वो जाहिर है क्वेश्चन मार्क है। ऑप्टिमिज्म दिखाया जा रहा है, ईरान अपना लीवरेज ले रहा है। जाहिर है ईरान का भी कई दफा हम बात कर चुके हैं कि ईरान के पास जो न्यू फाउंड लीवरेज है उसको वो वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता है या फेवरेबल एग्रीमेंट की तरफ ले जाना चाहता है, जिसका मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वॉर को रीजनलाइज करना है, उसकी रीच है वेपन्स की और मिसाइल और बैलिस्टिक की अप टू इजराइल, ऑब्वियसली वो कैपेसिटी है। तो वो एक न्यू फाउंड लीवरेज को कन्वर्ट करना चाह रहा है। मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं क्योंकि दोनों मुल्कों के पास जंग शुरू करने की ऑप्शन खास तौर पर अमेरिका के पास जरूर अभी भी मौजूद है। लेकिन मेरा हमेशा क्वेश्चन रहा है कि जैसे पहला अटैक हुआ था जो 28 फरवरी को हुआ था, उस वक्त हमला करते वक्त कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे। जब आप शुरू करते हैं या अनलीश करते हैं, स्पेशली आपके पास अगर ऑफेंस लॉन्च करते हैं, तो फिर आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी आप पर लाजिम होता है कि आपने कोई साबित करके दिखाने होते हैं। अभी दूसरा राउंड अगर हो भी जाता है तो क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दोबारा रिवाइज होंगे, वो अचीव होंगे कि नहीं होंगे, फिर जंग को कंक्लूड कैसे किया जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं फोर्स ही नहीं करता जंग को, सिवाय अगर खुदा न खासा ज्यादा बढ़ गई तो ऑप्टिकली कोई स्ट्राइक हो तो वो और चीज है। लेकिन सस्टेन जंग जैसे पहले 39 दिन के करीब हुई है उस तरह मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन खालिद साहब फिर ये बेंचमार्क क्यों है कि 60 दिन, 30 दिन, 40 दिन ये नेगोशिएट करने के लिए एक विंडो के तौर पे डिफाइन किया जा रहा है? व्हाई डोंट दे से दैट द वॉर इज ओवर? ये विंडो ऑफ स्मूथनिंग होती है मेरा ख्याल है, और विंडो ऑफ परसेप्शन होती है कि अपने अपने लोगों को कायल किया जा सके इस न्यू फाउंड एग्रीमेंट कह लें या न्यू फाउंड एक्सपेक्टेशन जो है। क्योंकि दोनों तरफ की देखिए जो एक्सपेक्टेशन का थ्रेशोल्ड है वो नहीं है जो एग्रीमेंट में एक्चुअली नजर आएगा। ईरान के लोग चाहेंगे कि हमें तो क्लियर कट विक्ट्री भी मिलनी चाहिए, वो अमेरिका को शिकस्त माननी चाहिए, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हमने नहीं खोलना। वो चाहेंगे कि एब्सोल्युटली टेंजिबल टर्म में हमारी विक्ट्री नजर आए। और अमेरिका के लोग जाहिर है इस वक्त ऑलमोस्ट 3/4 अब खिलाफ है जंग के। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉलोअरशिप है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो चाहेंगे कि हम सुपर पावर है, हम तो डिफॉल्ट में हमारी सेटिंग है हमारा जीतना, तो हम कैसे किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए ये टाइम बाय किया जा रहा है 60 डेज, उसको चाहे जैसे मैंने कहा इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जा रहा है। तो इसीलिए शो किया जा रहा है कि जैसे ये एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई हार जीत नहीं हुई, थोड़े अरसे में आप एग्री करेंगे कि ये नॉर्मलाइज हो जाएगा जब ये एग्रीमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉर अनदर 6 मंथ्स, और फिर ये लोग भूल जाएंगे कि ये इंटेंट था, ये एग्रीमेंट था या कुछ और चीज। खालिद साहब, हमने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो ये नेगोशिएशन के फेज़ के दौरान ही बड़े रेडिकल बयानात देते रहते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी कोई इतनी पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं देखी मैंने तो एटलीस्ट। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि इस सारी सूरत हाल के प्रिवेल करने के दरमियान में कहा जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम NPT से पीछे हट जाएंगे और हुर्मस को एडमिनिस्टर करने का राइट भी हमारे पास ही होना चाहिए और हम ही इसको करेंगे। तो ये भी कोई ऐसी अप्रोच तो नहीं है जिससे मिडिल ग्राउंड निकल सके, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स को एक तो आप टैक्स करने की बात कर रहे हैं, दूसरा आप कहते हैं न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं है, साथ ही आप कहते हैं NPT से पीछे हट जाएंगे। तो फिर ये क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह के बयानात का? रबिल साहब देखिए, अनफॉर्चुनेटली एथिक्स और मोरालिटी तो अप्लाई नहीं हो रहे ना यहाँ पे। NPT तो ईरान ने साइन किया हुआ है, इजराइल ने नहीं साइन किया हुआ इस तरह।
अगर आप मुझसे पूछें और आप जितने पैनलिस्ट से पूछें कि किसके पास कंफर्म न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इजराइल के पास या ईरान के पास, तो हम सारे एग्री करेंगे कि ईरान के पास नहीं है और बिल्कुल। पॉसिबली डेफिनेटली इजराइल के पास हैं। तो ये तो एथिक्स मोरालिटी होती तो ऐसा मुल्क हमला ना करता जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, जिसके पास कंफर्म न्यूक्लियर वेपन है। उनके एक मिनिस्टर से रिसेंटली पूछा गया था इजराइल के कि इट इज कंसिडर्ड दैट यू हैव अबाउट 100 बॉम्ब्स, तो आगे से उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं है, उन्होंने कहा सो व्हाट। सो अब ये एलिमेंट ऑफ एरोगेंस वहां भी है। मैं ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मुज़ाकरात होते हैं और हमारे दरमियान एम्बेसडर जावेद भी मौजूद है, ही विल टेल अस कि डिप्लोमेट्स इस तरह नहीं खुल के आते सामने, वो कंसीलमेंट करते हैं, वो बड़े कंपोजर दिखाते हैं और बड़ा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और एलिमेंट है जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया। मैंने ये अर्ज किया था कि देखिए ऑप्टिकली ईरान जीतना चाहता है, ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक इंटरनल डिफरेंसेस हमने दिसंबर जनवरी में जो मुजाहरे हुए थे वो देख लिए थे कि एक एलिमेंट ऑफ ऑपोजिशन है, वो कितना सिग्निफिकेंट है या कितना सबसाइड हो गया वो एक अलग बहस है, लेकिन है तो सही। अगर वो है तो ईरान ने दो फ्रेगमेंट्स जो हैं अपनी सोसाइटी के, उनको जो विन करना है, एक वो है जो 100% प्योर लॉयल टू द गवर्नमेंट थे उस वक्त, एक वो थे जो सिटिंग ऑन द फेंस थे। वो जाहिर वॉर हुई तो वो प्रो गवर्नमेंट मोस्टली हो जाते हैं और हर मुल्क में होता है, और एक थे जो एंटी हैं, वो सबसाइड किए होंगे, वो टाइम बाय कर रहे होंगे। तो ईरान की एक ऑब्लिगेशन ये भी है, ईरानी हुकूमत ने, क्योंकि लॉन्गिटिविटी के लिए काम करना है, अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी के लिए काम करना है आने वाले वक्तों में, तो वो ऐसा एग्रीमेंट चाहते हैं विच शुड लुक कि हमने बड़ा मसल्स के जरिए हासिल किया है, हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं हासिल किया। ये परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि वो क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा चंद दिन बाद या 2-3 दिन बाद उनका ऐसा बयान आ जाता है जिसे लगता है कि ये तो नॉन स्टार्टर है, ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही नहीं एग्रीमेंट। तो आई थिंक एग्रीमेंट इंटरनली, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन इजंट दिस ओवर एम्बिशियस, इजंट ईरान पंचिंग अबव इट्स वेट? क्योंकि अगर इतनी बड़ी ताकत आपके साथ बैठने को तैयार हो गई है और 3-4 बातें आपकी मान भी गई है, देन व्हाई शुड यू केयर अबाउट लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट विक्टर? जो चीज़ें मनवा ली दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि इससे पहले तो हालात बहुत ख़राब हैं। 17 लाख रियाल का $1 हो चुका है, तो इसी में बहुत ज़्यादा उनको चैंपियन करना चाहिए कि ये विक्ट्री है हमारी। वाई डू दे नीड इवन मोर देन दिस? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक और लॉजिकल बात की है। देखिए, जब ये जेडी वैंस यहाँ पाकिस्तान आए थे और मैं मीडिया पर जब मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट क्या पॉसिबली हो सकती है, तो मैंने कहा था कूलिंग पीरियड नहीं है इसमें, इस एग्रीमेंट के लिए। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो कूलिंग पीरियड ये होता है कि आपको रियलिस्टिक और ग्राउंड चेक करना होता है। जब जो ही जंग बंद होती है, आपको तीसरे दिन आपको नहीं पता होता कि आपके क्या लॉसेज हैं, आपका स्टॉक फाइल क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी कितने % कामयाब हुई, रिमेन्स स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, दुश्मन का यही स्टेटस कैसा है, उसकी विल टू फाइट कैसी है। तो मैंने कहा था कूलिंग पीरियड नहीं हुआ। तो कूलिंग पीरियड जब ना हो तो आपको एक यूफोरिक एलिमेंट होता है, आप खुश होते हैं कि हमने वी डन वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, और खासतौर पर ईरान जो छोटा मुल्क है निस्बतन और कमजोर भी था। तो आई थिंक कूलिंग पीरियड अब जब जितना सबसाइड हो गया, डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो सेल्फ एक इमेजिनेशन जो सेल्फ वर्थ होती है वो उन्होंने ओवर एस्टिमेट की हुई है कि हमने इतना ज्यादा ऑलमोस्ट जो है अपनी स्ट्रेंथ साबित कर दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में कर दी है, रीजनलाइज कर दिया जंग को, इजराइल को पनिशमेंट दी। तो वो ये बाज दफा आप ओवर कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप जिन्होंने रिसेंट विजिट किया होगा और किया था, उन्होंने ये सबसे ज्यादा ईरान को ये जरूर बावर कराया होगा कि आप जरूर स्ट्रेंथ हैं, आप एक पावर हैं, लेकिन अभी भी एक सुपर पावर खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 6,500 जहाज में से 42 जहाज गिर गए तो वो बहुत कमजोर हो गया, अब तो आपको कुछ नहीं कर सकता। तो आई थिंक उनको रियलिज्म की तरफ लाने में बाज दफा टाइम लगता है। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पंचिंग अबव है, उनको जितना रियलिस्टिक सोचेंगे, बेशक पब्लिकली ऐसे बयान नहीं दे ताकि एक एग्रीमेंट की तरफ जा सके।